अगर आपको लग रहा है कि वॉर रुक गई है, अगर आपको लग रहा है कि एक लड़ाई जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी एक तख्ता पलट करने के लिए, वो रुक गई है, तो आप गलत हैं। आप गलत इसलिए हैं क्योंकि अब वॉर मिसाइल्स से नहीं लड़ी जा रही है, अब वॉर लड़ी जा रही है डिप्लोमेटिक टेबल्स पे। वॉर लड़ी जा रही है एक देश के अंदर जो खुद एक आतंकवादी देश है, वो कर रहा है मध्यस्थता। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जहां वहां के पीएम ने लिखा है कि वो बना रहे हैं दो देशों में दोस्ती जो पिछले लगभग 40 दिनों से एक दूसरे के खून के प्यासे बने थे। इस्लामाबाद में हो रही है पीस टॉक यूएस और ईरान के बीच में, पर मेरा यह मानना है कि ईरान और यूएस के बीच में पीस टॉक हो ही क्यों रही है, क्योंकि ये पीस टॉक तो होनी चाहिए इजराइल और ईरान के बीच। यूएस तो फालतू में इस झगड़े में घुसा है। यूएस अपनी धाक जमाने के लिए झगड़े में घुसा था और जहां से उसे अपने बड़बोले प्रेसिडेंट के कारण वापस जाना पड़ा। नस्ल खत्म करने आए थे वो, और अब एक दूसरे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने ना खोलने की बात पे तू मैं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक जंग अब रुक गई है, तो आप गलत हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे क्या सही में जंग रुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 8 अप्रैल, जब बात हुई थी कि सीज फायर होगा। दिन था और दुनिया को लगा कि अब शांति होगी मिडिल ईस्ट में। दुनिया में जो कच्चे तेल के दाम भाग रहे थे 100 बैरल प्रति डॉलर के ऊपर, वो नीचे आने लगे। ईरान ने भी बोल दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, पर उसके खोलने के कुछ देर बाद ही इजराइल ने किया लेबनान पे हमला। इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना था कि वो लेबनान को इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं मानते। उनका यह कहना था कि अगर ईरान को पीस टॉक करनी है, समझौता करना है, लड़ाई बंद करनी है, तो हिजबुल्लाह को वो डिसआर्म करें, जिस पे ईरान नहीं मान रहा है। और ये एक वो कारण हो सकता है कि जो पीस टॉक की आशा पूरी दुनिया लगा के रखा था, वो अब टूट सकती है। टूटी एक और आशा इस पीस टॉक की जब ईरान ने हमला किया सऊदी अरब की पाइपलाइन पे। अब हम नंबर्स का गेम समझते हैं। 6 लाख प्रति बैरल पर डे का प्रोडक्शन टूट गया। लगभग 7 लाख प्रति बैरल प्रोडक्शन जो वहां पे शिप हो रहा था, उस पे आया एक बहुत बड़ा वार। तो क्या मिडिल ईस्ट का नेता बनने के चक्कर में, मिडिल ईस्ट के बॉस बनने के चक्कर में ईरान ने जो ये लड़ाई अपने आप के सर्वाइवल के लिए लड़ी थी, वो अब अग्रेसर के तौर पे लड़ रहा है? क्या ईरान ये समझ चुका है कि यूएस अब उससे डर के भाग चुका है मिडिल ईस्ट छोड़ के, और वो अब यूएस के पुराने साथियों को ललकार रहा है? सोचने वाली बात है कि मिडिल ईस्ट जो एक आज तक अनस्टेबल रीजन रहा है, उसमें स्टेबिलिटी कब आएगी? जब लगता है मिडिल ईस्ट में शांति है, तो दूर बैठे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के मालिक यूएस वहां पे धाक जमाने पहुंच जाता है। यूएस का ऑपरेशन फ्यूरी फेल हो गया। यूएस ने सद्दाम हुसैन को 2006 में फांसी पे तो लटका दिया, पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं खोज पाए। वो नहीं खोज पाए कि कहां गलती थी गद्दाफी की जब उन्होंने उसको मारा, और वो नहीं पलट पाए तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में। तो यूएस को अब समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी साख जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लेके दुनिया में घूम रहा है, उसका ताज गिर चुका है, चकनाचूर हो चुका है। अब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि क्या इंपैक्ट इसका इंडिया पे हो सकता है और कौन कौन से ग्लोबल इवेंट्स अब दुनिया की राजनीति पे इफेक्ट डाल रहे हैं। अब आपको यहां समझना होगा, एक युद्ध जो यूएस और इजराइल ने शुरू किया था ईरान की तख्ता पलट करने के लिए, वो युद्ध यूएस कई दिन पहले हार चुका था। वो बस अपने आप को बचाने के लिए पीस टॉक
और अल्टीमेटम दे रहा था। एक युद्ध जहां पे शुरुआत में ही आयतुल्ला अली खमैनी, ईरान के सबसे बड़े लीडर की मौत हो जाती है, वो लड़ता रहा। उसने ढकेल दिया तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल लीडर डोनाल्ड जे ट्रंप को 4 फेजेस में, 4 फ्रंट में। इकोनॉमिक इंपैक्ट दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके, उनकी मिसाइलों का खर्चा 100x कर दिया अपने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करवाने के लिए। उसने सबसे पहले जियोपॉलिटिकल लिवरेज यूज किया और अपने सबसे बड़े मोजाइक डिफेंस का फायदा उठाते हुए चौंका दिया यूएसए और इजराइल को। चलिए, ये तो रही पुरानी बात, अब हम बात करते हैं नई की। जब पीस टॉक की बात हुई, इसके बाद भी ईरान नहीं माना और वो लड़ता रहा। उसने इजराइल पे अटैक किए, हिजबुल्लाह से करवाए, और हिजबुल्लाह से अटैक रोकवाने के लिए इजराइल की एक बात है कि वो अपने प्रॉक्सी वॉर्स को बंद करे। पर ईरान का प्रॉक्सी वॉर्स इतना ज्यादा फैला हुआ है कि उसको कोई भी पीस टॉक खत्म नहीं करवा सकती। हुती रेबल्स और हिजबुल्लाह, हमास और रेड सी डिसरप्शंस, ये उसके वो प्रॉक्सी वॉर जोन्स हैं जिससे पूरा मिडिल ईस्ट समय समय पे डिसेबल और समय समय पे एक दिक्कत झेलते रहता है। पाकिस्तान इस लड़ाई में मध्यस्थता करने आया है। पाकिस्तान को ये फायदा तो जरूर होगा अगर ये मध्यस्थता उसकी सक्सेसफुल हो गई कि मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। पर दिक्कत तो अभी सऊदी अरेबिया की भी बढ़ी है, जब ईरान ने उसके पाइपलाइंस पे हमला कर दिया है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। ये एक चेस गेम चल रहा है लड़ाई के बाद, जहां पे आपको प्लेयर्स को समझना होगा। यूएसए दुनिया को अपने डोमिनेंट होने का एक और सबूत देना चाहता है। ईरान प्रेशर में झुकना नहीं चाहता है। चाइना अपना ट्रेड करके अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट कंट्री होने की साख को, जो मिट्टी उसके सिर पे लगी है, उसको धोना चाहता है। पर इन सब में सबसे बड़ा फायदा हो रहा है रशिया का। उसके ट्रेड और ऑयल एक्सपोर्ट्स प्री कोविड एरा तक पहुंच चुके हैं। प्री कोविड एरा में उसने जितने ऑयल ट्रेड्स किए थे, वो अब नंबर्स वहां ले जा चुका है। इन सब के लड़ाई के बीच एक और चीज है जो दुनिया ध्यान नहीं दे रही है, मैं आपको बताता हूं। एक अलायंस फॉर्म किया था यूएस ने अपने लीडरशिप में, मिलिट्री अलायंस, एज अ डिफेंसिव अलायंस, जो किसी भी देश पे अगर हमला होगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। ये कुछ हद तक देखा भी गया 2022 फरवरी में, जब यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई शुरू हुई। नेटो अलायंस एक दूसरे के साथ थे। पर नेटो अलायंस की एक बात मुझे अच्छी लगी पर्सनल तौर पे, कि वो डिफेंसिव थे तो उन्होंने डिफेंसिव का ही काम किया, ना कि उसका साथ दिया जो अग्रेसर बनके दुनिया में इनस्टेबिलिटी फैला रहा है। एक दिक्कत नेटो में तब शुरू हुई जब यूएस ने 2026 की साल की शुरुआत में ग्रीनलैंड पे अपना हक जमाने के लिए डेनमार्क से तू मैं ले ली। साल था 2026, महीना था मार्च का, जब स्पेन ने अपने एयर स्पेस को यूज करने के लिए यूएस को मना कर दिया। और यहां से नेटो की दरार अब दुनिया के सामने दिखने लगी, और अब नेटो को ही धमकी देते दिखते हैं कभी कभी डोनाल्ड जे ट्रंप। और एक और चीज जो आपको अब जाके पढ़नी पड़ेगी कि फ्रांस ने न्यूयॉर्क से अपना सारा सोना बेच के अपने कंट्री में वापस से शिफ्ट कर लिया है। तो पेट्रो डॉलर जो एक टर्म था 1971 में निक्सन शॉक वेव के बाद निकला था, उस पर भी पहली साख और पहली तलवार चल चुकी है। और अब चाइनीज करेंसी में भी ट्रेड होने लगा ऑयल का, चाइना और ईरान का। तो क्या धीरे धीरे ब्रिक्स के एजेंडे के साथ डी डॉलराइजेशन के नेटो भी आगे जुड़ते दिखेगा? ये अब देखने वाली बात होगी कि तथाकथित सबसे मजबूत नेता अब अपने बाल पकड़ के नाचेंगे या ट्रुथ सोशल पे आके गला फाड़ेंगे। और ऐसी ही वीडियोस के लिए जो आपको जियोपॉलिटिक्स लेवल बाय लेवल समझाए, हमें फॉलो करें।
पास द पावर पे। अब बात करते हैं हम ईरान और यूएस के पीस टॉक के इंपैक्ट की अपने देश भारत पे। भारत पे असर पड़ता है हर एक उस गतिविधि का जहां जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि भारत हमेशा नॉन अलाइंड रहा है। उसके ना कोई दोस्त हैं, पर खुले दुश्मन एक दो तो जरूर हैं। और भारत पे अगर इसका असर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, चलिए जानते हैं। अगर ये पीस टॉक सक्सेसफुल रही तो भारत में जो सिलेंडर की पैनिक है वो खत्म होगी। हो सकता है ऑयल ट्रेड अपना वापस से नॉर्मल हो तो पेट्रोल सस्ता हो जाए। हो सकता है आपके जेब पे जो भार पड़ रहा है महंगाई का वो कम हो जाए। पर ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। जैसा कि स्थितियां मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है और जैसा कि स्थितियां चल रही हैं, ये पीस टॉक कभी भी खत्म हो सकती है, कभी भी ब्रोक हो सकती है, क्योंकि इजराइल का इतिहास ही है पीस एग्रीमेंट्स को तोड़ना। और जहां ये पीस एग्रीमेंट टूटी, वापस से मार्केट गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, क्रूड ऑयल में वापस से बॉटलनेक आएगा, शिपमेंट रुकेगा और हो सकता है भारत में वापस से सिलेंडर की लड़ाई शुरू हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।